बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स-रेज़ को कि एक्स-रेज़ क्या हैं। इससे एमसीक्यूज़ इंट्री टेस्ट में पास पेपर में आ चुके हैं, तो उसमें हम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं आए चाहना है, लेकिन जनरली जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्स-रे। याद रहे कि एक्स-रे जो है एक रोंटिगन नामी साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किए थे, जिसमें जो है क्या हो रहा था कि जब कैथोड रेज इलेक्ट्रोड के साथ टकरा रही थी, कैथोड रेज एनोड के साथ टकराती थी, तो वहाँ पर जो है एक ऐसी रेज निकली जिनका उस वक्त ओरिजिन समझ में नहीं आई, तो उसका नाम रख दिया गया एक्स रेज। ये मैंने आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है कि किस तरह जनरेशन होती है। और कोली ट्यूब में एक फिलामेंट होता है, थर्मो आयनिक एमिशन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये आपके सामने जो है एनोड है, बहुत बड़े हाई पोटेंशियल पे थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो जो है ये एनोड्स जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत बड़ी एनर्जी के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, जिसको आप कैथोड रेज कहते हैं, वो इस टारगेट के साथ, ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन का एनोड होता है, टंगस्टन एनोड के साथ टकराती हैं। यहाँ कूलिंग सिस्टम भी मौजूद होता है पीछे से, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं तो बहुत बड़ा टेम्परेचर पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ लिबरेट हो सकती है और ये मेल्ट हो सकता है। लिहाजा कूलिंग सिस्टम इसको पानी वगैरह ठंडा रखता है, टेम्परेचर कम रखता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स रेज जो थी, ये टकराने के बाद ये एक्स रेज पैदा हुई, जिसका नाम बाद में जब पता चला, तो ये एक्स रेज जो थी ये कोई और किस्म की रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं, और बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गैमा रे से कम है। गैमा रे जो है वो आपको पता है न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ये बहुत फेमस एमसीक्यूज भी है कि कौन सी जो है रेज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है। तो जितने भी रेडियो हैं, माइक्रो हैं, जितनी भी वेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं या विजिबल लाइट है, आपके पास एक्सरेज, ये तमाम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। लेकिन गैमा रेज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, जो एक्सरे के बाद आती हैं, वो न्यूक्लियस में ट्रांजिशन से होती हैं। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पर तो इसमें जो है हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा ये जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सरेज की, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी आपको पता है पॉपुलेशन ऑफ वेव कहते हैं, वेव की तादाद को कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा अगर आप चाहते हैं इंटेंस बीम की एक्सरे निकले, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ाना होगा। लिहाजा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो है दैट इज़ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, या जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करती है, या उनकी किनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो याद रहे कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से। और याद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एक्स रेज जो है किस फिनोमेना का रिवर्स प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो है, फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन को पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स रे फोटॉन को पैदा कर रहा होता है, और उधर जो है कोई भी फोटॉन जो है एक्स रे, इंफ्रारेड, विजिबल फोटॉन इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है। लिहाजा दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको ज़बानी बता दी है। मतलब है, अगर मैं इधर लिख दूँ तीसरा पॉइंट कि जो एक्स रे है, एक्स-ray generation is reverse process of photoelectric effect। तो ये एक बात। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रेज की टाइप्स क्या हैं? एक्स-रेज की टाइप्स जो है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एक्स-रेज? तो एक्स-रेज की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्स-रेज, दूसरे को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। कंटिन्यूअस एक्स-रेज नाम से ज़ाहिर है ये कंटिन्यूअस रे पे मुश्तमिल होंगी, इसमें कोई गैप नहीं होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज जो है वो मुख्तलिफ लाइंस, करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी की, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की लाइंस पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये दो टाइप्स हैं,
कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे जो है उसको हम ब्रेमस्टॉले भी कहते हैं। ब्रेमस्टॉले जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। ये आपकी बुक में मेंशन है, ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, क्योंकि इसमें रेडिएशन ब्रेक होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बीम जब टकराती है इलेक्ट्रोड्स के साथ तो उससे रेडिएशंस ब्रेक होती हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि किस तरह ये एक्सरे जनरेट होती हैं कंटिन्यूअस। तो इधर देखें, फर्स्ट करें ये एक एटम है, हैवी, कोई हैवी एटम है और उसके अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज when moved towards the atom, it is accelerated by this nucleus because nucleus is positively charged and electron is negatively charged। तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागता है, एक्सेलरेट होता है, स्पीड अप होता है और चार्ज पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। लेकिन जब वो न्यूक्लियस से जाने लगता है तो न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देता, अपोजिट चार्ज है, आने तो देता है, जाने नहीं देता, जिसकी वजह से वो डिसेलरेट होता है और किनेटिक एनर्जी लॉस करता है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्लैरिक मैक्सवेल कि व्हेन चार्ज पार्टिकल डिसेलरेट इट्स इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो जो ये डिसेलरेट होता है तो यहाँ किनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी लॉस होती है और लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में अपीयर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप और इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमें पता है किनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है वो चार्ज इनटू ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये बातें हम कर, तो जितना बड़ा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतनी बड़ी ही किनेटिक एनर्जी होगी और जितनी बड़ी किनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही बड़ी फ्रीक्वेंसी का एक्सरे जो है वो एमिट होगा, उतनी ही बड़ी फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज जो हैं वो एमिट होंगे। तो ये आपके पास ये बहुत अच्छी इक्वेशन है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये आपके पास अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन को याद रखें तो वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी। अगर आप उसको जहन में ले आए तो वो क्या होती थी, याद है, F माइनस एफ नॉट होती थी। इस तरह की इक्वेशन होती थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो ये इक्वेशन उससे चूँकि फ्रिक्वेंसी डिफरेंस वर्क फंक्शन इन्वॉल्व होता था तो मिलती जुलती है। बहरहाल इसको मैं इधर नहीं लिखना चाहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी किस चीज़ के इक्वल होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वो c ओवर लैम्डा के इक्वल होती है। जब यहाँ मैक्स होगा तो लैम्डा के साथ मिनिमम होगा। तो ये भी बहुत, ये दोनों इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये अच्छी इक्वेशन है, इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला एमसीक्यूज आ चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वेवलेंथ की क्या रिलेशनशिप है। तो डियर स्टूडेंट, वाज़े पता होना चाहिए जितना बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा मिनिमम वेवलेंथ की एक्सरे एमिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी है वो आपके पास दैट इज़ मेजर ऑफ द वेवलेंथ और किनेटिक एनर्जी इज मेजर ऑफ वोल्टेज, एंड वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डिफरेंस होगा और उतनी बड़ी किनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएगा और उतनी ही बड़ी जो है किनेटिक एनर्जी वो लॉस करेगा, और जितनी बड़ी किनेटिक एनर्जी लॉस करेगा उतनी ही बड़ी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की एक्सरे जो है वो एमिट करेगा। और वेवलेंथ के साथ जो है इस लिहाजा इन्वर्सली और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली ये रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से। तो ये इसकी इक्वेशंस भी मैंने आपको बता दी हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज या ब्रेमस्टॉल या ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन। कंटिन्यूअस क्यों कहा गया है कि वो कंटिन्यूअसली डिसेलरेट होता है, तो कंटिन्यूअसली एक बीम एमिट होगी, लेकिन वो बीम जो है दैट विल नॉट हैव ओनली सिंगल फ्रिक्वेंसी, वो एक ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा उसका। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर मुख्तलिफ जो है वो एक्सरेज के अपने वेवलेंथ्स मौजूद होंगी, यानी कि सॉफ्ट एक्सरेज भी मौजूद होंगी। सॉफ्ट एक्सरे से क्या मुराद है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, और हार्ड एक्सरेज भी होंगी। हार्ड कौन सी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट शुड बी, जो मतलब है जिनकी फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं बहुत हाई होती है और बहुत एनर्जेटिक होती हैं। आपको पता है किसी एक्सरे या फोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी किनेटिक एनर्जी या उसकी एनर्जी बताती है। तो भारत तो लिहाजा इसमें आगे इसका मैं प्लॉट भी करता हूँ, इसी को प्लॉट भी करूँगा कि मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज मौजूद होंगी। अब ज़रा इस पे आ जाए, इनर शेल ट्रांजिशन पे आ जाए। डियर स्टूडेंट, इनर शेल ट्रांजिशन में क्या कॉन्सेप्ट है, देखें ये आपके पास एटम है, फर्ज करें उसका न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जैसे पीछे वाला डायग्राम है। अब यहाँ पर फर्ज करें ये K शेल है, ये L है, ये M है एंड ये सो फोर्थ एंड सो ऑन मुख्तलिफ शेल्स हैं। अब फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन, पहले की बार में जो इलेक्ट्रॉन था वो इतना एनर्जेटिक नहीं था कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाता। अब की बार इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जेटिक है और इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन किया तो इसको इस तरफ निकाल दिया और ख़ुद जो है वो इस तरफ चला गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ने जो है एक वैकेंसी क्रिएट कर दी है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है शेल में। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से इतने भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, कई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मैं ये बना नहीं सकता, टाइम जो है मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए वो अगर इलेक्ट्रॉन करीब से L से आया, L शेल से, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आता है तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एमिशन करता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे में होती हैं। क्यों वो एक्सरे में होती हैं, वो विजिबल में क्यों नहीं होती या इंफ्रारेड में क्यों नहीं होती? क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा होता है। हमें पता है एनर्जी गैप इज मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जितना बड़ा गैप होगा, जितना बड़ा जंप होगा, उतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी की हमें पता है। हाइड्रोजन आइटम के अंदर जो जंपिंग होती है, हाइड्रोजन आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दूर से करीब बड़े से बड़ा जंप मार के आता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। लेकिन चूंकि बड़े एटम जैसे टंगस्टन या बड़े हैवी एटम्स के अंदर गैप बहुत बड़ा होता है तो वो अल्ट्रावायलेट से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है? एक्सरे होती है डेफिनेटली। तो ये जो है एक्सरे, और ये जो अगर बिल्कुल पड़ोस से आया, K शेल में आया और बिल्कुल करीबी वाले में आया तो उसको हम कहेंगे K अल्फा लाइन। और अगर वो M शेल से आया, M शेल से इसी जगह पर आया तो वो उसको हम कहेंगे K बीटा लाइन। और अगर वो N शेल से आता है तो K गेमा लाइन। तो इसका मतलब है ये अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गेमा लाइन, ये मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी की लाइन्स एमिट कर रहा है। अब जो है स्पेक्ट्रम लाइन्स पे मुश्तमिल है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल इसमें और उसमें फ़र्क है कि यहाँ डिसेलरेट होता है या एक्सेलरेट डिसेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें नॉकआउट होता है, वैकेंसी प्रोड्यूस होती है और इनर शेल ट्रांजिशन होती है। अब अगर मतलब है वैकेंसी K शेल में हुई तो K लाइंस निकलेंगी अल्फा बीटा गेमा, और अगर वैकेंसी L शेल में हुई तो L लाइंस निकलेंगी L अल्फा L बीटा L गेमा और M अल्फा M बीटा M गेमा। बाद वाली अल्फा बीटा गेमा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है और जंप कम होता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी कम चाहिए होती है। जब लोअर में आता है तो कम एमिट करता है, तो वो फिर सॉफ्ट एक्सरेज हो जाती हैं। यानी K लाइंस जितनी भी हैं वो हार्ड होंगी L लाइंस के मुकाबले में। और ख़ुद K लाइंस के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो अल्फा लाइंस की जो है, अल्फा लाइन का जंप कम है, बीटा का ज़्यादा है गेमा का, लिहाजा अल्फा की फ्रिक्वेंसी कम और K बीटा की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और K गेमा की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो एमिट होती है। और ओवरऑल जो है ये जो L लाइंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी मतलब है, यानी कि K लाइंस की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ K लाइंस इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन फ्रिक्वेंसी ऑफ L लाइन। ये जनरल, क्योंकि L लाइंस फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से दूर होता है, एनर्जी निकालने के लिए भी कम चाहिए और जब आयोनाइज करने के लिए कम चाहिए तो लो या हायर स्टेट में ले जाने के लिए कम चाहिए तो वापस भी ज़ाहिर है कम एमिट करेगा। और जब कम एनर्जी होगी तो कम फ्रिक्वेंसी होगी, कम फ्रिक्वेंसी होगी, बड़ी वेवलेंथ होगी, बड़ी वेवलेंथ होगी, सॉफ्ट एक्सरेज होंगी। तो ये आपके पास जो है एक्सरेज मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की जो है यहाँ पर एमिट करेगा। अब इसके बाद अगर आप इस कंटीन्यूअस एक्सरे पर वापस आ जाते हैं, कंटीन्यूअस एक्सरे की बात में करें तो डियर स्टूडेंट कंटीन्यूअस एक्सरेज में भी ये लाइंस मौजूद होती हैं, अल्फा लाइन, बीटा लाइन और गेमा लाइंस मौजूद होती हैं, लेकिन कंटीन्यूअसली मौजूद होती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, ज़्यादा डिसेलरेट होगा तो वो जो है वो गेमा लाइन होंगी, फिर बीटा लाइन होंगी, फिर अल्फा लाइन होंगी। अब इनके अंदर जो कंटीन्यूअस में है इसमें इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कि अल्फा लाइन की होती है, फिर इंटेंसिटी जो है वो K बीटा लाइन की होती है और फिर इंटेंसिटी जो है वो K गेमा लाइन की होती है। यानी इंटेंसिटी वाइज अगर एक
इसमें हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी जो है, या इसमें भी इन्वॉल्व कर लें, इंटेंसिटी जो है वो करीब वाले इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा चांस होता है। तो इंटेंसिटी न्यूक्लियस के करीब जो है उस हिसाब से जब जाता है, यानी कि इंटेंसिटी जो न्यूक्लियस के करीब की बात नहीं कर रहा, मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो अल्फा लाइन, यानी कि बिल्कुल पहला शेल जो है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल जो करीब वाला मतलब ये के है, ये एल से ज़्यादा चांस है इस और इन से आने का इम्कान कम है, लिहाजा तादाद जो है वो ये के है, एल से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, या अल्फ़ा के हिसाब से जो जनरेशन होगी वो पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, टॉप पे गेमा लाइन की, और इंटेंसिटी किन लाइन की ज़्यादा होगी, अल्फ़ा की, चाहे के की हो, एल की हो, एम की हो। और अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ को प्लॉट करना चाहते हैं तो ये ग्राफ आपको इस तरह आएगा कि इंटेंसिटी वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा, तो इंटेंसिटी जो है वो ये पीक पे, ये पीक ऊंची है, ये छोटी है, तो इंटेंसिटी तो ज़ाहिर वाई एक्सेस पे अल्फा की ज़्यादा है, फिर बीटा, फिर गेमा। अब देखें वेवलेंथ जितनी बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी उतनी कम है, तो यहाँ पर देखें ये वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ यहाँ मिनिमम है। वेवलेंथ कम किसकी है, गेमा की है, गेमा लाइन की वेवलेंथ कम है, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी है, अल्फा लाइन की है। इसी तरह आप एल लाइन्स की भी इस तरह प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको बहरहाल मैंने थोड़ा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से भी कुछ बता दिया है, और ये आपको इनर्शियल ट्रांजिशन का कंसेप्ट दे दिया है, और एक्सरेज की टाइप्स बता दिए हैं कि एक्सरेज जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं, या के लाइन और जो है एल लाइन्स क्या है, या मुख्तलिफ लाइन्स किस तरह होती हैं, या के अंदर जो है के अल्फ़ा बीटा गेमा क्या होती हैं, एल अल्फ़ा बीटा गेमा। ये आपके पास बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक्सरे और जनरेशन का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी बता दिया है कि किस तरह एक्सरे जनरेट होती हैं। शॉर्टली आपको इससे MCQs आ सकते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट्स मैंने बता दिए। थैंक यू।